हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 25 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। ओके, इसका पीडीएफ नोट्स के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वैसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में लिंक आ जाएगा डाउनलोड का। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम। ओके, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को यानी कल ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत कर रहे थे। तो उसी दौरान ये स्पीच उन्होंने दिया, उसी में प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। तो क्या बातें कही हैं? मुख्य तौर पर दो बातें कही हैं। एक तो ड्रोन के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की जो संपत्ति है, जमीन है, उसकी मैपिंग होगी। ओके, ये सामान्य प्रक्रिया है। पहले भी सैटेलाइट के जरिए ज़मीन की मैपिंग होती थी और अब ड्रोन के जरिए ये माप जोख का काम होगा कि ज़मीन कहाँ पर है, किसकी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि गाँव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि ये आपकी ज़मीन है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे ज़मीन विवाद को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि गांव में लोगों की जो ज़मीन है उन्हें अधिकार पत्र या प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है? आंसर होगा दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कोरोना वायरस से दुनिया कराह रही है। ओके, देखिए आईसीएमआर ने 5 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को प्लाज्मा थेरेपी के इलाज के ट्रायल की अनुमति दी थी। जिनमें कौन कौन से राज्य हैं? दिल्ली, केरल, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक। तो दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। उसमें से फ़िलहाल 2 मरीजों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो 2 मरीज जो हैं वो जल्दी अब घर जाएंगे। ओके, ठीक होगा। तो अब दिल्ली सरकार जो है वो बाकी गंभीर मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए उसको 2 चीज़ की ज़रूरत है। पहला कि केंद्र सरकार मतलब कि आईसीएमआर की मंजूरी चाहिए और दूसरा कोरोना को हरा चुके लोगों का प्लाज्मा चाहिए। तो क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, ऐसे मरीज जो हाल ही में बीमारी से उबर चुके हैं तो उसके शरीर में जो मौजूद इम्यून सिस्टम है वो ऐसे एंटीबॉडी बनाते हैं जो ताउम्र रहते हैं, ज़िंदगी भर रहते हैं, जो उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं एंटीबॉडी। ओके, और ये एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। तो सीधे तौर पर इस थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब कोई बीमार मरीज होता है, जो बीमार होता है, तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बन पाता है बहुत सारे मरीजों में। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि 80% जो ऐसे मरीज हैं, ऐसे इन्फेक्टेड लोग हैं जिनमें सिम्टम या तो बहुत कम निकला या सिम्टम ही नहीं आया। ओके, तो उनमें एंटीबॉडी जल्दी बन गया, इसलिए वो तुरंत ठीक हो गए। उनके इम्यून पावर ने, इम्यून सिस्टम ने तुरंत एंटीबॉडी बना दिया और वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो बाकी मरीज हैं जिनको अस्पताल जाना पड़ता है, तो उनमें उनके एंटीबॉडी, जो ठीक हो चुके लोग, उनके एंटीबॉडी से बॉडी जो है वो ताकतवर हो सकती है और वो एंटीबॉडी लड़ाई कर सकती है कोरोना वायरस से। ओके, तो जैसे ही एंटीबॉडी जाता है मरीज पर, इसका असर होता है और वायरस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और मरीज के ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो यह सवाल उठता है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट होते हैं कितने स्टेज होते हैं? तो ये 3 स्टेज होते हैं। एक है मोटे तौर पर कि पहला है कि वायरस जो है जब शरीर में जाता है तो फर्स्ट स्टेज हुआ। जैसे मैंने बताया कि 80% लोग लगभग इसी से निकल जाते हैं। उनको सर्दी हुई हल्की सी और जुकाम हुआ, सूखी खांसी हुई और वो ठीक हो गए। किसी को तो ये इन्फेक्शन दिखता भी नहीं। दूसरा ये हुआ जब फेफड़े तक वायरस पहुंच गया और वहाँ पर असर दिखाने लगा और फेफड़े में दिक्कत शुरू हो गई। ओके, और तीसरा स्टेज होता है जब ये जो वायरस है वो फेफड़े को बिल्कुल बेकाम कर देता है, वो ख़राब हो जाते हैं, उनके काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और स्थिति जो है डेथ तक चली जाती है।
तो जो सेकेंड स्टेज है, जो फेफड़े तक पहुंचता है मामला, वहाँ पर ये एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लाज्मा थेरेपी इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, सेकेंड स्टेज वाले को। थर्ड स्टेज वाले को ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसे फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो सेकेंड स्टेज वाले को ये ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत अच्छी बात है। और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। यूएस में काफ़ी बड़े पैमाने पर ब्लड प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है, वहाँ मरीजों को दिया जा रहा है। आपको चाइना में चल रहा है, ब्रिटेन में इस पर काम चल रहा है, रसिया में इसका काम चल रहा है और इंडिया में दिल्ली ने ये पहले बार किया। तो प्लाज्मा कितना निकाला जाता है बॉडी से, तो डिटेल में हल्का सा बता रहा हूँ क्योंकि जानना ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि अभी जो माहौल है कोविड-19 की वजह से, आप भी बंद हो घर में, हम भी बंद हैं और घर से ही ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो समाज, सोसाइटी जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए ये सब जानकारी भी होनी चाहिए और एग्जामिनेशन के लिए भी तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो एक बार जो अगर संक्रमित व्यक्ति है वो ठीक हो चुका है और उसके शरीर से जो है वो 400 ml प्लाज्मा निकाला जा सकता है बॉडी से, और इसको दो जो मरीज हैं उनमें दिया जा सकता है, ये प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। और अब सवाल उठता है कि डोनेशन के कितने वक्त बाद प्लाज्मा फिर से आ जाता है जितने हमने डोनेट किया था। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 10 दिन में ही ये तैयार हो जाता है और 10 दिन के बाद ही आप, 10 दिन के अंदर ही आप जो है दोबारा प्लाज्मा डोनेट करने लायक हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि ब्लड में प्लाज्मा जो है 55% होता है और ये ब्लड डोनेशन जैसा नहीं होता है कि 3 महीने तक वेट करना पड़ा अगले डोनेशन के लिए। 10 दिन में ही आप तैयार हो जाते हैं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी जो है अभी तक इसको इलाज करार नहीं दिया गया है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। ओके, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। आगे हो सकता है इस पर बात हो, ट्रायल जो सफल हो सकता है इसको इलाज के रूप में मान्यता मिल जाए। अभी ये ट्रायल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को शेयर जरूर करना, अपने तमाम मित्रों को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगा दी है? आंसर होगा इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके, इसके तहत क्या किया सरकार ने? तो बैंकिंग सेवा को 6 मंथ के लिए जन उपयोगी सेवा में शामिल कर लिया गया। ओके, तो जन उपयोगी सेवा में शामिल हो गया तो फिर आपको वो काम करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसे समय में कोई नहीं कह सकता कि हम हड़ताल कर रहे हैं और हम इस सेवा से अलग हो रहे हैं, तो कोई नहीं कर सकता। कोई अधिकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकते हैं। और ये नियम 21 अप्रैल को लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो वित्त विभाग है उसने 20 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया 6 मंथ के लिए। और इसमें प्राइवेट बैंक में आएंगे, मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA के उसको भी इसके दायरे में ला दिया गया। तो जो प्राइवेट बैंक है वो भी, उनके कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चीन ने अपने मंगल अभियान का क्या नाम रखा है जिसे इसी साल भेजने की योजना है? अब चीन भी भेज रहा है। आंसर होगा इसका तियानवेन 1। ओके, तियानवेन 1। और इसी साल इसको लॉन्च करने की योजना है। कल यानी 24 अप्रैल को चीन ने इसका खुलासा किया है। देखिए 24 अप्रैल को वहाँ पर अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, चाइनीज अंतरिक्ष दिवस होता है, क्योंकि इसी दिन 1970 में पहली बार चाइना ने अपना उपग्रह सैटेलाइट फांग होंग 1 को लॉन्च किया था। इसलिए चाइनीज़ जो है वो अंतरिक्ष दिवस ये 24 अप्रैल को होता है। तो चीन जो है वो भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन के बाद वो चाहता है कि मंगल मिशन पर अपना अभियान सफल करे। और ये ऐलान किया है चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA ने। ठीक है, जैसे इंडिया में इसरो होता है वैसे ही वहाँ पर CNSA होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो उसी ने नाम जो है तियानवेन रखा है। और देखिए इससे पहले भी चाइना कोशिश कर चुका है मंगल ग्रह पर जाने की। 2011 में एक बार उसने रूसी अंतरिक्ष यान से मंगल ग्रह के लिए यंग हुओ 1 भेजने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो रास्ते से भटक गया था और वो मंगल पर नहीं जा सका। तो अब जो है अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बाद चीन भी कोशिश कर रहा है कि उस कतार में लग जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। क्वेश्चन होगा, उषा गांगुली का निधन हुआ है 23 अप्रैल 2020 को, तो किस कला से जुड़ी थी? आंसर होगा रंगमंच। रंगमंच कलाकार थी वो, यानी थिएटर आर्टिस्ट थी। उनका निधन हुआ है 23 अप्रैल को कोलकाता में, उनके घर पे ही हार्ट अटैक हुआ उनको। 75 ईयर की थी और उन्होंने जो है वो 1976 में रंगकर्मी समूह की स्थापना की थी और बहुत सारे उन्होंने नाटक किए। उनको हमेशा याद रखा जाएगा महाभोज, होली, रुदाली, कोर्ट मार्शल जैसे नाटकों के लिए। कोलकाता में वो हिंदी की कॉलेज में टीचर भी रह चुकी हैं थी और उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1998 में। निर्देशन के लिए, डायरेक्शन के लिए ये अवार्ड मिला था। कई सारे और अवार्ड उनको मिल चुके हैं। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। अगला क्वेश्चन है, देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। देखिए, ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसने इस लैब के जो डिज़ाइन है, किट है, उसको मंजूरी दे दी है। तो जल्दी ही हम लोग को देखने को मिलेगा ये सस्ता किट मार्केट में अवेलेबल होगा जिसकी कीमत 300 रुपये के आसपास होगी। तो ये अच्छी बात होगी। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कब तक आएगा इंतज़ार करना होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में कोविड-19 जांच के लिए पहली मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। पहला। तो इस लैब का नाम क्या है? इसका आंसर होगा मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक, MVRDL। ओके, किसने इसे बनाया है? तो DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। और ये मोबाइल लैब की खास बात है कि ये 1 से 2000 नमूने की स्क्रीनिंग ये कर सकता है डेली। अच्छी क्षमता है। और इस लैब को केवल 15 दिन में बनाया गया है और ये बायो सेफ्टी लेवल 2 और लेवल 3 के स्टैंडर्ड का है। ये बायो सेफ्टी लेवल जो है वो पूरी दुनिया में ये किया जाता है ताकि वायरस जो है वो लीक ना हो जाए। जैसे ये कहा जा रहा है ना कि वुहान के लैब से वायरस जो है वहाँ से लीक हुआ, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तमाम आरोप लग रहे हैं। अमेरिका ये आरोप लगा रहा है। अमेरिका की मीडिया ने भी कहा कि वहाँ पर उसके लैब से ही वो वायरस बाहर आया और उससे फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैला। तो ये स्टैंडर्ड होता है। तो सेफ्टी लेवल 2 और 3 लेवल का ये लैब जो है मोबाइल लैब बनाया गया है। और तो इससे क्या होगा कि तेज़ी से टेस्ट हो सकेंगे। ओके, आप देख रहे हो, फोटो भी आपने देखा होगा, कंटेनर टाइप का है, उसमें पहिए लगे हैं, कहीं भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2019 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स के साथ आपके काम आएगा एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और 2020 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जनवरी फरवरी का भी अवेलेबल है, तो अभी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करना। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य में खोमजोम दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा मणिपुर। 23 अप्रैल को मनाया गया है। और इस दिवस के दौरान 1891 यानी 1891 में जो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, उसमें जो योद्धा थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अंग्रेज सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ था और उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो उसको लेकर जो शहीद हुए थे लोग, उसकी याद में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? इंग्लिश में इस डे को कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। आंसर होगा 24 अप्रैल। पहली बार कब मनाया गया था? तो 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था और ये हर साल अब आयोजित होता है, तो इस बार भी ये मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ओके, और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ऐलान किया है। देखिए, तमाम राज्यों के मजदूर जो हैं अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये बात नहीं उठ रही थी मजदूरों को कैसे लाया जाए। एक तरह से क्वारंटाइन करके जेल की तरह हालात में रखा हुआ है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं
तो अब एक उम्मीद जगी है उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उनको कि उनको अलग अलग राज्यों से लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऑर्डर दिया है। जो टीम 11 है कोविड-19 को लेकर जो बनाया हुआ है यूपी में, उसको ये कहा गया है कि तुरंत आप काम कीजिए इस पर, और 14 दिन का जो क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं मजदूर उनको लाया जाए बसों के माध्यम से। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना, और आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अभी लिंक अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे डिटेल लिंक दे दिया है। ओके, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।